बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी सिस्टम। वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेट्स में हम तमाम ग्रुप्स के अंदर फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे। वर्टिब्रेट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इनको भी ऑलमोस्ट वाटर और आयन बैलेंस की वही प्रॉब्लम्स हैं जो इन वर्टिब्रेट्स की। मीन विद रेफरेंस टू एनवायरनमेंट, ये किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ये वाटर के अंदर अगर साल्टी वाटर में रह रहे हैं वहाँ पर भी इनको पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है, वाटर गेन की ज़रूरत पड़ती है। लैंड हैबिटेट पे रह रहे हैं वहाँ पर भी इनको जो है वो वाटर गेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्टिब्रेट्स जो हैं ये वाटर गेन कर रहे हैं। अब ये जो वर्टिब्रेट्स के अंदर गेन ऑफ वाटर है ये खुराक के जरिए भी है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो रही है, और उसके अलावा जो है वो ये मेटाबॉलिकली भी है। और उसके अलावा वर्टिब्रेट्स का लॉस ऑफ वाटर भी है रेस्पिरेटरी सरफेस पे, स्किन से, स्वेटिंग या पेंटिंग के थ्रू। उसके अलावा फिशेस के साथ भी वाटर की एलिमिनेशन है, यूरिनरी सिस्टम से भी वाटर की एलिमिनेशन है। तो इट्स मीन कि वर्टिब्रेट्स को वाटर लॉस का भी सामना है और उसको पूरा करने के लिए, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए फिर ये वाटर गेन भी करते हैं। अब सल्यूट्स भी लाजमी तौर पर साथ साथ जो है वो बैलेंस रहने चाहिए। सल्यूट्स का गेन भी किया जाएगा, सल्यूट्स लॉस भी हो रहे हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं वो सल्यूट्स इनटेक कर रहे हैं मिनरल्स की सूरत में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन की सूरत में। उसके अलावा गिल्स और इंटेगमेंट के जरिए भी वर्टिब्रेट्स सल्यूट्स को इनटेक करते हैं, और मेटाबॉलिज्म के जरिए भी सल्यूट्स जो है उनको इनटेक किया जा रहा है। लेकिन स्वेट के थ्रू, फीसिस के थ्रू, यूरिन के थ्रू, गिल्स की सिक्रीशंस के थ्रू, मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो मेजर है अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, ठीक है, ये इन सब के जरिए मेनली वो सल्यूट्स का लॉस भी हो रहा है। जिस तरह से हमने बात की, वाटर गेन भी हो रहा है, वाटर लॉस भी हो रहा है, सेम सल्यूट्स गेन भी हो रहा है, सल्यूट्स लॉस भी हो रहा है। इस सब को मेंटेन करना जरूरी है, इस सब को मेंटेन करना जरूरी है। वर्टिब्रेट्स का जो एनवायरनमेंट है, या वो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं या मैरीन वाटर में रह रहे हैं या हैबिटेट, लैंड हैबिटेट में रह रहे हैं, इन सारे एनवायरनमेंट्स में ही उनको वाटर गेन और वाटर लॉस का सामना है। हाँ, लैंड एनवायरनमेंट के अंदर या साल्टी वाटर के अंदर वाटर लॉस ज़्यादा है, और फ्रेश वाटर के अंदर वहाँ पर सल्यूट का लॉस ज़्यादा है। तो असल चीज़ ये है कि इनको किसी भी तरह के अगर हैबिटेट में रह रहे हैं, इनको मेंटेन रखना ज़रूरी है, गेन और लॉस। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है एक कैंगरू रैट की, और एक एग्जांपल दी हुई है साथ में ह्यूमन की। तो ह्यूमन डेली बेसिस पे सॉलिड फूड से 1200 ml, इंजेस्टेड लिक्विड से 1000 ml, और मेटाबॉलिकली 350 ml, ये टोटल 2550 ml वाटर गेन कर रहा है। और फिशिस के थ्रू 100 ml, यूरिन के थ्रू 1500 ml, और स्किन और लंग्स के थ्रू 950 ml, यानी कि इतना ही वाटर लॉस कर रहा है। तो गेन और लॉस में बैलेंस जरूरी है। अगर लॉस ज्यादा हो जाएगा, गेन कम रह जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अगर जो है वो लॉस कम होगा, गेन ज्यादा होगा, हाइड्रोक्सी की कंडीशन आ जाएगी। जैसे कैंगरू रैट है, ये 4 हफ्तों में, ह्यूमन का हमने डेली बेसिस पे डिस्कस किया था, तो कैंगरू रैट 4 हफ्तों के अंदर 6 ml सॉलिड फूड से और 54 ml मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि 4 हफ्तों में वो 60 ml जो है वाटर इनटेक करता है, और इतना ही उसका लॉस है 3 ml फीसिस के थ्रू, 13 ml यूरिन के थ्रू, और 44 ml स्किन और लंग्स के थ्रू।
तो आप यहाँ पर नोट करें, कैंगरू रैट के पास अगर पानी की कमी है, वो मेटाबॉलिकली उसको प्रोड्यूस कर रहा है और फीसिस और यूरिन में कम से कम पानी जाया कर रहा है। ह्यूमन को अगर मॉडरेट सप्लाई अवेलेबल है तो इसमें देखें आप, यूरिन के थ्रू जो है वो इसमें अच्छी खासी मिकदार में यूरिन के थ्रू वाटर लॉस है। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वो किस तरह के हैबिटेट में रह रहा है, उसके मुताबिक ही जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर बनेगी और उसके मुताबिक ही जो है वो फिर उनको पानी का इस्तेमाल करते हुए उनको जिस्म से निकाला जाएगा। अब वर्टिब्रेट्स ऑस्मो रेगुलेशन करते कैसे हैं? तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली यूरिनरी सिस्टम के साथ ही वो मौजूद है, यानी कि यूरिनरी सिस्टम ही यहाँ पर दोनों काम कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन भी और एक्सक्रीशन भी। ठीक है, यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम में जो मेन चीज है दैट इज द किडनी। किडनी का काम है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किडनी की जानिब ब्लड को लेके आता है और ब्लड को फिल्टर किया जाता है। किडनी में ब्लड को फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करते हुए उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है, जो सल्यूट्स हैं, ठीक है, वो किडनी में जो है वो ले लिए जाते हैं और बाकी चीज़ें जो है वो ब्लड के अंदर ही रहती हैं। ब्लड सेल्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, लार्ज सल्यूट्स, ये सारे के सारे उसमें ही रह जाते हैं, ब्लड में ही। और जो स्मॉल सल्यूट्स हैं, आयंस हैं, यूरिया है, ये सारे किडनी में आ जाते हैं। जो काम की चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो पीएच मेंटेनेंस के लिए कुछ आयंस की सिक्रीशन होती है किडनी में। तो जो अमाउंट फिल्टर की गई है प्लस जो उसमें सिक्रीशंस ऐड कर दी गई और उसमें से माइनस कर दें वो चीज़ जो रीअब्जॉर्ब होगी, बाकी जो कुछ भी होगा वो यूरिन की सूरत में किडनी के अंदर बनेगा, ठीक है। उसके जरिए वेस्ट मटेरियल भी निकाला जा रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट, साथ ही साथ पानी की अमाउंट भी जो है उसके साथ जो रिलीज होगी। इस तरह से जब ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों काम जो है वो किडनी के थ्रू हो रहे होंगे एंड अकॉर्डिंग टू नीड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल कंटेंट्स भी हो जाएगी। तो इसलिए किडनी का यहाँ पर जो रोल होगा दैट इज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो किडनी ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। अब किडनी किस तरह का स्ट्रक्चर है और कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, इस हवाले से अगर हम बात करें तो दो किडनी होते हैं वर्टिब्रेट्स में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है और टाकी साइड्स पे, और हर किडनी के ऊपर एक कोट मौजूद है कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल। इनर पोर्शन किडनी का मेडल्ला है, आउटर रीजन उसका कॉर्टेक्स है। और स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से जो वर्टिब्रेट किडनी है वो डिफर करते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिहाज से। तीन तरह की किडनी है, तीन तरह की किडनी है वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? दैट इज द प्रोनेफ्रोस, दैट इज द मेसोनेफ्रोस, दैट इज द मेटानेफ्रोस। तीन तरह के किडनी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, तीन तरह के। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनेफ्रोस की। प्रोनेफ्रोस सबसे सिंपल किडनी है, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। और ये सिर्फ अगर हम बात करें मेमिलियन एम्ब्रियो में ये मौजूद नहीं है, बाकी मोस्टली जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो दैट कंटेन प्रोनेफ्रोस किडनी। कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रोनेफ्रोस किडनी एम्ब्रियो के बाद अडल्ट के अंदर भी जो है वो मौजूद रहता है। जैसे अगर हम बात करें तो प्रोनेफ्रोस किडनी फर्स्ट ऑस्मोलेटरी रेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एम्ब्रियो ऑफ एम्फीबियंस, वो टेडपोल लार्वा हो या दूसरा। और उसके अलावा हैगफिश, ये ऐसी फिशेज हैं जिनमें थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोनेफ्रोस ही किडनी मौजूद है, ठीक है, प्रोनेफ्रोस ही किडनी मौजूद है। लेकिन एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, बस बाद में जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो प्रोनेफ्रोस को रिप्लेस कर देता है मीजोनेफ्रोस। मीजोनेफ्रोस एक फंक्शनल किडनी है
मैनी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में भी और अडल्ट फिशेस और एम्फीबियंस में, अडल्ट फिशेस और एम्फीबियंस में। हैगफिश के अंदर सिर्फ प्रोनेफ्रस किडनी है एडल्ट फॉर्म में, मीजोनेफ्रस किडनी ये अडल्ट फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर मौजूद है, और मेटानेफ्रिक किडनी जो है ये अडल्ट रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो है मौजूद है। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो है मौजूद है। तीनों किडनी में फर्क क्या है? ठीक है, इन तीनों टाइप्स के अंदर फर्क क्या है? इन तीनों टाइप्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स का है, नंबर ऑफ ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स दैट कंटेन। प्राइमरी डिफरेंस जो है वो इन तीनों में वो इसके ऊपर है। जो प्रोनेफ्रिक किडनी है that form in the anterior portion of the body cavity and contain fewer blood filtering units than either the mesonephric and metanephric. सबसे कम जो नेफ्रॉन है that are present in the pronephric kidney. लार्जर नंबर ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स जो वो मौजूद हैं बाद में आने वाले वर्टिब्रेट्स के अंदर, और उनमें कौन सी? मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी। और वो इसलिए है, असल में ऑस्मोरेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी डिमांड्स जो हैं फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर और पर्टिकुलरली टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर, उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए किडनी के अंदर एडवांसमेंट है, किडनी के अंदर डेवलपमेंट है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ये किडनी है कैसे। ये आपके सामने पहली टाइप जो डिस्कस हो रही है दैट इज द प्रोनेफ्रिक किडनी that is found in adult hagfish, embryo fishes and embryo of amphibians. कहाँ पर लोकेटेड है? It is interior in the body and contains segmental renal tubules that lead from the body of the pronephris to archinephric duct. अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो प्रोनेफ्रस है, ठीक है, दैट इज सेगमेंटेड, और इन सब से फिल्टरिंग यूनिट से फिल्टर होके यूरिन बन के वो जाएगा किधर? टू मेन आर्किनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, और ये आर्किनेफ्रिक डक्ट आगे लीड करेगी टुवर्ड्स द एनस। यहाँ पर एक चीज के जो टेस्टिस हैं that are totally separate, that is totally separate from the kidney. टेस्टिस किडनी से टोटली सेपरेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर जो किडनी है वो उसके अंदर सेगमेंटेशन है। ठीक है, सेगमेंटल रीनल ट्यूब्यूल्स मौजूद है, मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर जब रीनल ट्यूब्यूल्स मौजूद है किडनी के अंदर। दूसरी जो टाइप है दैट इज द मीजोनेफ्रिक किडनी। और मीजोनेफ्रिक किडनी के हवाले से अगर हम बात करें, मीजोनेफ्रिक किडनी फंक्शनल किडनी है इन द एमनियोट एम्ब्रियो, अडल्ट फिशेस और एम्फीबियंस। एमनियोटिक एम्ब्रियो के अंदर और फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर। ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है टू नॉन सेगमेंटेड अपिस्थोनेफ्रिक और एडवांस मीजोनेफ्रिक किडनी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ नॉन एमनियोट वर्टिब्रेट जैसा कि शार्क्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है। अब इसमें अगर हम बात करें, जो इंटीरियर पोर्शन है ऑफ द opisthonephrine function in the blood cell formation and secretion of sex hormones। ठीक है, किडनी के अंदर किडनी का जो इंटीरियर फंक्शन है, इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये देख लें, ये ओपिस्थोनेफ्रोस का, शार्क्स के, मीजोनेफ्रिक किडनी का, वो ब्लड सेल फॉर्मेशन में, ब्लड सेल फॉर्मेशन, और बाकी का काम यूरिन बनाना भी है
और इस यूरिन से रीनल ट्यूब्यूल्स निकल के यूरिनरी डक्ट की जानब जाएंगी, जो अल्टीमेटली जो है वो जाएंगी एनएस की जानब। यहाँ पर एक चीज नोट करें, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ द एंटीरियर opisthonephrous and archinephric duct carries both urine and sperm। ये जो आर्किनेफ्रिक डक्ट है ये स्पर्म भी लेके जा रही है और ये यूरिन भी लेके जा रही है। ये स्पर्म भी लेके जा रही है और ये यूरिन भी। और पीछे हमने देखा था आर्किनेफ्रिक डक्ट का स्पर्म को लेके जाने में कोई रोल नहीं था। यहाँ पर जो है वो स्पर्म को भी लेके जा रही है, यूरिन को भी लेके जा रही है। तीसरी जो एडवांस टाइप है दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी। और मेटानेफ्रिक किडनी ये सबसे कॉम्प्लेक्स किडनी है। इसके वाले से अगर हम बात करें तो ये मौजूद है अडल्ट एमनियोट्स में, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में। दैट इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ किडनी। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करें कि टेस्टिस से वास डेफरेंस अलग जा रही है और ये किडनी से यूरेटर अलग जा रही है, यूरेटर अलग जा रही है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, ये जो आर्किनेफ्रिक किडनी है, आर्किनेफ्रिक डक्ट है, आर्किनेफ्रिक डक्ट बिकम द डक्ट्स ऑफ डिफरेंस, वास डिफरेंस स्पर्म को लेके जा रही है। यहाँ पर जो किडनी है ज्यादा कॉम्पैक्ट है और ये लोकेटेड है कॉजली बॉडी पेल्विक रीजन के अंदर जो मौजूद है, लोअर रीजन में, लोअर एब्डोमेन में ये मौजूद है। यहाँ पर जो मेन चीज है कि टेस्टिस के लिए एक अलग जो है वो इसमें मौजूद है स्ट्रक्चर, दैट इज द वास डिफरेंस जो लेके जा रही है स्पर्म्स को, और किडनी से जो है वो यूरेटर्स अलग लेके जा रही है यूरिन को। स्पर्म्स नॉट पास थ्रू द यूरिन। हाँ, एंड पे जाके यूरिथ्रा लेवल पे दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, अदरवाइज जो है वो क्या है, शुरू से सेपरेट पैसेज है। अब अगर हम बात करें फिशेज में शार्क्स की, शार्क्स हैं या स्केट्स हैं, रेज हैं, तो उनके किडनी मीजोनेफ्रिक किडनीज है, मीजोनेफ्रिक किडनीज है और ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स को मुख्तलिफ तरह से वो सॉल्व करते हैं एज कंपेयर टू बोनी फिशेज। इसी तरह से अगर हम बात करें, इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड्स मौजूद हैं शार्क्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा मिकदार के अंदर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो खारिज करते हैं और इस तरह से वो अपनी बॉडी से साल्ट्स को, एक्सेस साल्ट्स को बाहर निकालते रहते हैं, बजाय इसके कि वो अपने किडनी के थ्रू जो है वो निकालें, वो सॉरी पंप करें अपनी बॉडीज के थ्रू, वो जो है वो रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो निकालें। इसी तरह से वाटर लॉस से बचाने के लिए, ठीक है, ये दो तरह के जो कंपाउंड हैं, यूरिया और ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड्स, पर्टिकुलरली ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड्स का जो लेवल है वो इंक्रीज रखते हैं हम अपनी बॉडी, क्योंकि अगर खाली यूरिया रखेंगे तो वो तो टॉक्सिक हो जाएगी, साथ में ये यूरिया से प्रोटेक्शन के लिए ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, और जब ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और यूरिया भी होगी तो इनके बॉडी का जो सोल्यूट्स लेवल है वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द सी वाटर, और इस तरह से जो वो इनकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होगा बल्कि ये वाटर गेन ही। यूरिया डीनेचर करती है प्रोटीन्स को, इनहिबिट करती है एंजाइम्स को, तो उससे बचने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज रखने के लिए ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो दोनों मिलके ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड और यूरिया मिलके ये सेल को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे और सेल का ऑस्मोटिक लेवल भी इस तरह से मेंटेन किए हुए हैं कि वाटर लॉस नहीं हो रहा, बल्कि वो सी वाटर जो है वो उसकी निस्बत इनकी बॉडी का जो लेवल है उसमें सोल्यूट्स का लेवल हाई हो जाता है और वो वाटर लॉस की बजाय ये सी वाटर जो है वो बल्कि गेन हो रहा होता है। मजीद अगर हम बात करें ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड और यूरिया
इनकी प्रोडक्शन, ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड और यूरिया, इनकी प्रोडक्शन दूसरे लफ्जों में फिशेस के अंदर कंजर्वेशन ऑफ वाटर का सबब बन रही है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर का सबब बन रही है। कुछ दूसरी फिशेस के अंदर और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है, ऐसा ही मैकेनिज्म जो है वो देखा गया है, जिसमें वो क्या करते हैं, रेज देयर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड, अपने बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है वो इंक्रीज किया है। जो टिलियस फिशेस हैं उनका जो किडनी है, दैट इज द मेसोनेफ्रिक किडनी, उसमें जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें, फ्रेश वाटर फिशेस को जो प्रॉब्लम है वो ब्लॉटिंग की है, वो हाइड्रेशन की है, वो एक्सेस वाटर की है। लिहाजा इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कैसे करना है कि ये जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं, फ्रेश वाटर फिशेस ये पानी नहीं पिएंगी, ठीक है, डोंट ड्रिंक वाटर, अपनी बॉडी को म्यूकस से कवर करेंगी ताकि गेन ऑफ वाटर ना हो, और एब्जॉर्ब करेंगी साल्ट्स को अपने गिल्स के थ्रू और लार्ज वॉल्यूम में डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। इट्स मीन दैट कि इनकी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस करवाया जाए, आयंस को कंजर्व किया जाए, सॉल्यूट्स को कंजर्व किया जाए फ्रेश वाटर फिशेस की। तो इनका किडनी इस तरह से मॉडिफाई हुआ है कि दैट विल प्रोड्यूस मोर डायल्यूट यूरिन, ज्यादा से ज्यादा डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो। जो मैरीन वाटर फिशेस हैं उनको प्रॉब्लम है कि उन्होंने कंजर्व करना है वाटर को, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या है, साल्ट्स को निकालना है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट्स को निकालना है, इन्होंने वाटर को कंजर्व करना है। लिहाजा ये क्या करेंगी, एक तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगी, ठीक है, ये पानी पिएंगी, ड्रिंक वाटर, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट करेंगी साल्ट अपने गिल्स के थ्रू, सिक्रेटरी सेल्स के थ्रू जो गिल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा इनकी कोशिश होगी इनकी किडनी की, इनकी नेफ्रॉन ट्यूब के अंदर मैक्सिमम जो है वो पानी को ये रीअब्सॉर्ब करें, ठीक है, और जो मुख्तलिफ तरह के आयंस हैं उनको जो है वो ये ज्यादा से ज्यादा ये लॉस करें। आयंस वो कंसंट्रेटेड यूरिन की सूरत में रिलीज हो रहे हैं और पानी कम से कम जो है वो इनमें जाया हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे ही हैं फिशेस जो दोनों तरह के एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रहती हैं, जैसे न्यूबर्न सैल्मन्स है, अटलांटिक सैल्मन्स, ठीक है, वो क्या करती हैं, स्विम डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द फ्रेश वाटर स्ट्रीम ऑफ देयर बर्थ एंड एंटर द सी, ठीक है, वो अपनी कुछ लाइफ गुजार रही है फ्रेश वाटर में और कुछ लाइफ जो है वो गुजार रही है सी के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग टू पंप पाइप्स इन as they have done in the fresh water, the salmon must now rid their bodies of salt. अब पहले क्या है, फ्रेश वाटर में वहां पर साल्ट को कंजर्व कर रहे थे, लेकिन जब इसमें आते हैं मैरीन वाटर में तो उनको जो है वो क्या है, साल्ट से छुटकारा हासिल करना होता है, दे हैव टू गेट रिड फ्रॉम द साल्ट, ठीक है। तो इनके अंदर फिर क्या मैकेनिज्म है, ये बजाय शुरू में ही जो है वो आयंस को जो है वो पंप करने के, ये ज्यादा ज्यादा जो है वो अपने आयंस को जिस्म से बाहर निकालते रहते हैं। बाद में यही सैल्मन जो है वो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम द सी टू फ्रेश वाटर, वहां पर फिर प्रोडक्शन करती हैं, एज दे डू द पंपिंग मैकेनिज्म रिवर्स देमसेल्फ, फिर वो क्या है, वहां पर जाके फ्रेश वाटर में वही मैकेनिज्म उलट हो जाता है, बजाय आयंस को खारिज करने के वहां पर आयंस को कंजर्व करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से फिशेस जो है ज्यादा से ज्यादा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो पानी को कंजर्व कर रही हैं या पानी का लॉस करवा रही हैं। तो ये आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है और उसमें मेंशन है दोनों तरह के फिशेस का, जो मैंने आपको इन डिटेल बता भी दिया है, वही चीजें ही हैं कि जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं वो सिर्फ जो है वो खुराक खाएंगी, उसमें जो पानी आएगा वही लेंगी, स्पेशली ये पानी नहीं पिएंगी,
साल्ट्स को ये इनटेक कर रही होंगी, ठीक है। साल्ट्स की मैक्सिमम कोशिश है कि इनकी बॉडी को मिले, एक्टिवली मिले या पैसिवली मिले, और प्रोड्यूस करेंगी हाइपोटोनिक यूरिन, हाइपोऑस्मोटिक यूरिन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा, कम से कम साल्ट्स होंगे। और दूसरी जानब जो मैरीन वाटर फिशेज हैं वो पानी पिएंगी भी, खुराक के थ्रू भी पानी लेंगी। उसके अलावा जो है वो क्या है, इसमें जो बॉडी के अंदर साल्ट्स वगैरह एंटर हो रहे हैं, ये अपने गिल्स के थ्रू उन साल्ट्स को निकालेगी, मैक्सिमम निकालेगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या करेगी, ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करेगी जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट्स हों और कम से कम पानी की जो है वो मिकदार हो। स्मॉल वॉल्यूम के अंदर होगी लेकिन कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। जो एम्फीबियंस हैं इनका किडनी फ्रेश वाटर फिशेस की किडनी से बड़ा रिजेंबल करता है। एम्फीबियंस का किडनी फ्रेश वाटर जो फिशेस की किडनी से रिजेंबल करता है, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है। ज़्यादा वक्त ये फ्रेश वाटर में ही गुजार रहे हैं और लैंड के ऊपर भी हैं, और जब लैंड के ऊपर भी होंगे वहां पर भी मॉइस्ट प्लेस में होंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एम्फीबियंस टेक अप द वाटर एंड आयंस फ्रॉम द फूड एंड ड्रिंक वाटर एंड थ्रू स्किन मॉइस्ट सबस्ट्रेट के साथ जो है, और इवन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, इवन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। लैंड एनवायरनमेंट के अंदर वो जब रह रहे होते हैं तो खुश्की के ऊपर ही अपनी यूरिनरी ब्लैडर से भी पानी की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, एवेपोरेशन के थ्रू पानी का लॉस हो रहा है, ठीक है, और ये उस लॉस को इन्होंने मेंटेन करना है, ठीक है। ये वाटर लॉस जो होगा एवेपोरेशन के थ्रू या ऑस्मोटिक इम्बैलेंस का जो है वो सबब बनेगा। इन्होंने क्या करना है कि अपटेक करके पानी का, पानी को कंजर्व करके, तो वो जो वाटर लॉस के थ्रू जो है वो पानी लॉस हो रहा है या ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसने उसको प्रिवेंट करना है, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस को। जो फ्रॉग का, टोड का, सैलेमेंडर का यूरिनरी ब्लैडर है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वाटर रिजर्वायर, वाटर और रिजर्वायर, क्योंकि जब एनवायरनमेंट ड्राई हो जाता है तो इनके ब्लैडर वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन को स्टोर कर सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक एम्फीबियन डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, तो एक ब्रेन से हार्मोन प्रोड्यूस होगा जो क्या करेगा, दैट कॉज द वाटर टू लीव फ्रॉम द ब्लैडर एंड एंटर इनटू बॉडी फ्लूइड। वो हार्मोन जो है वो ब्लैडर से पानी को दोबारा बॉडी फ्लूइड्स के अंदर शामिल कर देगा, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ब्लैडर, ब्लैडर से जो है वो पानी को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है। ये दिखाया गया है टिप्टोड के अंदर कि किस तरह से वो जो एम्फीबियंस हैं वो अपने यूरिनरी ब्लैडर से वाटर और आयंस की जो है वो अपटेक कर रहे हैं, ठीक है। स्किन के थ्रू भी आयंस की जो है वो एनवायरनमेंट से अपटेक हो रही है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। किडनी वो भी डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उसकी भी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा वो आयंस को कंजर्व रखें इन केस ऑफ फ्रेश वाटर। लेकिन अगर खुश्की के ऊपर होंगे तो यही जो है वो पानी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जाएगा। पानी के अंदर ये डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, खुश्की के अंदर यही जो है वो क्या है, थोड़ा सा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि ये उस यूरिन के अंदर पानी को फिर कंजर्व कर रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा टाइम कहाँ पर गुजार रहे हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा उसके मुताबिक जो है वो इनकी प्रोडक्शन होगी यूरिन की, डायल्यूट या कंसंट्रेटेड। जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके जो किडनी है मेटानेफ्रिक किडनी, ये जो मेटानेफ्रिक किडनी है मोस्ट कॉम्प्लेक्स किडनी है। तो इनके हवाले से ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के अंदर इनका बड़ा रोल है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर में इनका बड़ा रोल है। अगर हम बात करें इन मोस्ट रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, किडनी कैन रिमूव फॉर मोर वाटर देन दोज ऑफ एम्फीबियंस। और ये कितना रिमूव कर सकता है, 99.5% वाटर कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर इसका ये फिर बड़ा रोल है। जो डेजर्ट्स और मैरीन रेप्टाइल और बर्ड्स हैं, दैट बिल्ड अप द हाई साल्ट कंसंट्रेशन इन देयर बॉडी बिकॉज दे कंज्यूम साल्टी फूड और सी वाटर and lost water through evaporation in their urine and feces.
गेन और लॉस हमने जो पहले बात की थी कि ये लॉस एवेपोरेशन के जरिए हो रहा है, फिशिस के थ्रू हो रहा है, यूरिन के थ्रू हो रहा है, और गेन जो है वो फूड से और उसके अलावा जो है वो सी वाटर को पीने से, ये सारा इनके अंदर जो है वो साल्ट्स का जो है वो गेन हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, एक्सेस साल्ट्स को निकालने के लिए इन एनिमल्स के पास साल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं नियर आइस, आंखों के पास या इन दी टंग, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये साल्ट्स खारिज करते रहते हैं। आपने अक्सर वो सुना होगा जी, मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। तो वो असल में वो मगरमच्छ के आंसू नहीं, उसकी आंखों के पास मौजूद ग्लैंड्स हैं, साल्ट्स ग्लैंड्स, जो एक्सेस साल्ट्स को टीयर लाइक ड्रॉपलेट्स की सूरत में खारिज करते रहते हैं। तो वो अपनी साल्ट्स को खारिज कर रहे होते हैं, जो हमें फील होता है कि ये जो है वो क्या है, आंसू है। इसलिए हम कह देते हैं कि ये जिसमें इमोशंस बिल्कुल ना हो, ये मगरमच्छ के आंसू हैं जी। क्योंकि मगरमच्छ के आंसू वो असल में इमोशंस वाले आंसू नहीं है, ठीक है। वो किसी और मकसद के लिए, वो वहां पर एक्सप्रेशन के लिए जो है टीयर्स जो वो मौजूद होते हैं। जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, इनमें पर्टिकुलरली मैमल्स के हवाले से बात करें तो लंग्स के थ्रू वाटर लॉस बड़ा ज्यादा है, वाटर लॉस बड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज को भी जो है वो मेंटेन करना है। एवेपोरेटिव लॉस को मेंटेन रखने के लिए जो मैमल्स हैं, ठीक है, उनके पास नेजल कैविटीज मौजूद हैं, जिसमें काउंटर करंट एक्सचेंज के तहत कोशिश की जाती है कि वाटर लॉस भी ना हो, कूलिंग ज्यादा से ज्यादा वहां पर जो वो मिली रहे, ब्लड को जो है वो उसको कूल करना है, टेम्परेचर को एडजस्ट करना है, वो भी जो वो मेंटेन हो। तो जब एनिमल्स इनहेल करते हैं एयर को, एयर पास थ्रू होती है नेजल कैविटी से, और वहां पर जो ये वार्म्ड होती है सराउंडिंग टिश्यूज के थ्रू, ठीक है। तो इस प्रोसेस के तहत अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर है टिश्यूज का वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। और जब एयर डीप इनटू लंग्स आती है, ठीक है, ये मजीद वार्म हो जाती है, ह्यूमिडिफाइड हो जाती है, और फिर एक्सहेलेशन के दौरान ये जो वार्म मॉइस्ट एयर है जब पास होती है रेस्पिरेटरी ट्री से, ठीक है, तो ये दोबारा उन नेजल कैविटीज को जो है वो हीट दे देती है, ठीक है, जिसके नतीजे में एयर जो है वो कूल हो जाती है और ज्यादातर वाटर ड्रॉपलेट वहां पर कंडेंस हो जाते हैं नेजल सरफेस के ऊपर। इसलिए आपने देखा होगा कि डॉग के नोज के ऊपर या इसी तरह से और बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके ऊपर। तो असल में वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नेजल कैविटी पे कंडेंसेशन की वजह से जो है वो डेवलप, ये आपके सामने मेंशन है कि इनहेलेशन के दौरान और एक्सहेलेशन के दौरान क्या क्या हो रहा है। इनहेलेशन में जो कूल ड्राई एयर ये एंटर होती है, ठीक है, एंटर होती है, तो इसको हीट मिलती है, इसको वार्म किया जाता है नेजल कैविटीज में, और ये आगे जब जाती है इनटू लंग्स, ठीक है, वार्म एयर, तो उसके साथ वाटर वेपर्स भी ऐड होते हैं और हीट वहां से भी सारी शामिल हो जाती है लंग्स से। उसके बाद जब ये हॉट मॉइस्ट एयर वापस आती है नेजल कैविटी में, ठीक है, तो नेजल कैविटी में वापस आने से ये हीट दे देगी सराउंडिंग टिश्यूज को। जब ये हीट दे देगी तो इसकी अपनी हीट जब कम हो रही होगी, मतलब ये कूल हो जाएगी, जब ये कूल हो जाएगी तो इसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होकर नेजल कैविटीज के बाहर वो ड्रॉपलेट्स की सूरत में ये नजर आएंगे। अब हमने देखा फ्रेश वाटर फिशीज हैं, मैरीन वाटर फिशीज हैं, उसमें हमने शार्क्स की भी बात कर ली, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इनका एनवायरनमेंट और फिर उनके अंदर की अडेप्टेशंस क्या है, हम वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे आपने देखा कि जो फ्रेश वाटर फिशेस थी उनका एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, हाइपोऑस्मोटिक या हाइपोटोनिक, लिहाजा ये क्या करेंगे, ये यूरिन की कंसंट्रेशन भी हाइपोटोनिक है, यानी कि डायलेट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें अमोनिया मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, और ये आयंस को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे थ्रू गिल्स, दे हैव टू कंजर्व आयंस। इस तरह से साल्ट वाटर फिशेज है, मेरीन वाटर फिशेज, उनका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है और ये आइसोस्मोटिक यूरिन प्रोड्यूस करेंगे,
ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करते हुए। इनमें भी अमोनिया मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये भी क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गिल्स के थ्रू आयंस को सिक्रीट कर रही हैं। दे हैव टू कंजर्व वाटर, ये पानी को जो है वो कंजर्व कर रही हैं। जो शार्क्स हैं, आइसो ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट है इसका, आइसो ऑस्मोटिक यूरिन प्रोड्यूस करेंगी। अमोनिया जो है वो इसमें मेन उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और ये भी रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू आयंस को सिक्रेट कर रही हैं। एम्फीबियंस हैं, हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट के अंदर ये बहुत ही डायलेट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें अमोनिया या यूरिया होगी और उसके अलावा ये स्किन के थ्रू आयंस को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। जो मैरीन रेप्टाइल्स हैं, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में आइसोस्मोटिक यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, अमोनिया और यूरिया होगी इनके यूरिन में और ये भी जो है वो अपने साल्ट्स ग्लैंड्स के थ्रू साल्ट्स को जो है वो खारिज कर रहे होंगे। जो मैरीन मैमल्स हैं, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर ये हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन भी प्रोड्यूस करेंगे। यूरिया जो है वो इसके यूरिन में ज़्यादा होगा और पानी को जो है वो पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ये कंजर्व करेंगे। जो डेजर्ट मैमल हैं उनके एनवायरनमेंट में पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है, कंपैरिजन ही नहीं बनता। इस तरह से मैरीन बर्ड्स का और टेरेस्ट्रियल बर्ड्स का भी दे हैव टू प्रोड्यूस वेरी हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। ठीक है, यूरिया उसमें ज़्यादा होगी और प्रोड्यूस करेंगे मेटाबॉलिकली ये वाटर। जो मैरीन बर्ड्स हैं और टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं, ठीक है, वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे और यूरिक एसिड के अंदर बहुत ही थोड़ा जो है वो पानी ज़ाया किया जाएगा। फिर भी ये जो है वो पानी को पिएंगे, इनकी कोशिश होगी कि पानी को जिस्म के अंदर जो है वो कंजर्व किया जाए और साल्ट्स को जो है वो जिस्म से निकाला जाए। तो ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के अंदर मुख्तलिफ तरह की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। कहीं पे पानी को कंजर्व किया जा रहा है तो कहीं पे पानी को जो है वो लॉस। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि अगर एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है तो एनिमल की कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व किया जाए। ठीक है, और अगर जो है वो एनवायरनमेंट हाइपोऑस्मोटिक है तो एनिमल की कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट्स को कंजर्व किया जाए, साल्ट्स को कंजर्व किया जाए। दैट इज अबाउट द स्ट्रेटजीज इन द वर्टिब्रेट्स फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।